तो ठीक है, देखो यहाँ पर हम लास्ट क्लास में एलसीआर सर्किट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एलसीआर सर्किट डिस्कस कर रहे थे हम पिछली क्लास में। ये डायग्राम मैंने बनाया था और आज हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको डील करना है, इस पूरे एलसीआर सर्किट को। ठीक है, तो इसको मैं अलग पेज पे बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं एलसीआर सर्किट को। तो उससे पहले आपको पता है सारी पीक रिलेशंस और फेज रिलेशन जो कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, वो याद पता होना चाहिए आपको। चलो, तो देखिए, व्हाट इज माय टास्क इज, ये v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी मैंने दे रखा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी दे रखा है। मतलब ये कुछ भी हो इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये हो या ये हो, इट डज नॉट मैटर। नाउ द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, करंट का वैल्यू क्या होगा। करंट को हम क्या लिखते हैं जो उसमें फ्लो करता है, इस करंट को हम लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट, किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे I इज इक्वल टू साइन some phase will come over here which we have no idea over here right now। चीजों को समझने की कोशिश करना। ये एसी चैप्टर थोड़ा सा फोकस वाला चैप्टर है, फोकस चाहिए क्योंकि इसमें काफी कुछ नया नया है, नए कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो आप मेरे को हल पहले बताइए, कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, उसकी पीक वैल्यू और फेज दोनों बताओ। कैपेसिटर में क्या होता है, what is the phase difference in capacitor in between current and voltage across it? बोलो कोई, anyone? पाई बाय 2 का डिफरेंस है सर। करंट लीड करता है, करंट लीड करता है और उसकी पीक वैल्यू की रिलेशन भी आपको मालूम है कि क्या होती है। ठीक है, अच्छा, नाउ अब आपको ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस लगनी चाहिए कि जब तीनों के तीनों आ गए हैं तो अब तो ना तो ये 90 डिग्री रहेगा करंट वोल्टेज के साथ, ना तो ये सेम फेज में रहेगा, कुछ ना कुछ इन बिटवीन वाली सिचुएशन यहाँ पे अराइज होगी। ठीक है, तो यानी कि व्हाट आई एम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स, मैं क्या चीज इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, समझिए जरा, ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सब। सपोज मैंने बनाया यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बैटरी, ये एसी सोर्स है यहाँ पे, और तो आई वॉन्ट द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए मेरे को, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट अगर होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा फिर, ना तो मैं कैपेसिटर बना सकता, ना मैं इंडक्टर बना सकता, ना मैं रेजिस्टेंस बना सकता, तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या बनाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज आने वाली है जो इन तीनों को मिलकर के आएगी, और इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और इस रेजिस्टेंस को मैं जेड से इंडिकेट करूंगा, जैसे हम आर इक्विवेलेंट को इंडिकेट करते थे आर इक्विवेलेंट से। पैरेलल में आता था आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू, सीरीज में आता था आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ पे ना तो मैं आर तो कह नहीं सकता हूँ, यहाँ पे मैं आर तो नहीं कह सकता, बिकॉज इसका एक्सएल होता है, इसका एक्सी होता है, इसका आर होता है। अब तीनों को मिला करके क्या रेजिस्टेंस आएगा, क्या खिचड़ी पकेगी, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसको जेड कह देता हूँ कि जेड होगा इसका रेजिस्टेंस। तो इसको रेजिस्टेंस का दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। ये क्या है इम्पीडेंस, ये आर इक्विवेलेंट जैसा है, लाइक आर इक्विवेलेंट, इसके जैसा है ये जेड। ठीक है,
तो अगर ये जेड आर इक्विवेलेंट जैसा है तो इट मस्ट फुलफिल ऑल द कंडीशंस which are fulfilled by the circuit on the left hand side. यानी it must have the same current, it must draw the same current, सेम करंट आना चाहिए. फेज हमको नहीं पता है इसमें, वाई हमको नहीं पता है फेज, और ऑब्वियस सी बात है हमको कहाँ से पता चल जाएगा फेज. हमको तो यही पता है ना भी सिर्फ कि यहाँ पे बैटरी लग रखी है एसी की जिसका वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर दूसरा हो सकता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमको कुछ नहीं पता है बाकियों के बारे में. इसके बारे में पता है बस इस करंट कितना आगे होगा इस वोल्टेज से, इसका कोई अंदाजा हमको नहीं है. यही हम ढूंढना चाहते हैं. और हम क्या ढूंढना चाहते हैं, और हमको ये चीज तो मालूम है, हमको ये चीज मालूम है. what we know already, we know this thing, we know this, हमको मालूम है ये. what we want, हम चाहते क्या है, we want this, चाहिए हमको ये, है हमारे पास ये. तो कैसे निकालेंगे यही हमको यहाँ पर देखना है. अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पे तो करंट जा रही है ये, ठीक है. तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे है VA, यहाँ पे है VB. तो वही वाली सारी बातें, पुरानी वाली जो मैं बातें करता था, यहाँ पे दोबारा से वही करूंगा मैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जेड किसके बराबर है बताओ. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जेड इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. वी नॉट साइन बिल्कुल ओमेगा. यही होना चाहिए, यही होना भी बिल्कुल यही होना चाहिए. जेड के अक्रॉस ये तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ आया ना ये तो आएगा. अब ये तो आ गया. अगला कदम क्या होता है हमारा, करंट को निकालना होता है कि करंट क्या होगा. अच्छा, तो करंट निकालना है हमें. दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क एक्चुअली, ठीक है. तो करंट कैसे आएगा, तो एक तरीका क्या सोचा मैंने, करंट तो ऐसे नहीं आ पाएगा, तो दूसरा तरीका क्या है. तो सपोज यहाँ पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VA होगा, VR होगा, या VC होगा, यहाँ पे VL होगा. करंट सब में से सेम जा रहा है, इस बात को मैं जानता हूँ कि करंट सब में से सेम जा रहा है, बिकॉज करंट ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे और येलो वाला पार्ट वोल्टेज है. यहाँ पे मैंने बनाया VA, यहाँ लिखा मैंने VB. तो देखिए मैं किस तरह से करंट के सारे कंपोनेंट्स को फिल कर दूंगा. आई नॉट भी ले आऊंगा और फेज भी ले आऊंगा. तो इस मेथड को ध्यान से देखते जाइए कि यहाँ लिखा मैंने VA, यहाँ लिखा मैंने VB. सो व्हाट आई विल से, ऑल्सो VA माइनस VB किसके बराबर है, इट इज VR प्लस VC प्लस VL. और ये कौन सी वैल्यूज हैं, these are the instantaneous values है. What is the meaning of instantaneous values? Instantaneous values का मतलब, जैसे VR को मैं लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, V नॉट साइन ओमेगा टी. VC को क्या लिखते हैं, V नॉट अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस सम फाई. ये वो वाली वैल्यूज हैं यहाँ पर, ठीक है. इस वाले सर्किट में आपने ये लिखा, इस वाले सर्किट में ये लिखा. इक्वेट कर दो इन दोनों को, इक्वेट करो इन दोनों को, इक्वेट देम. इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, VR प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ये चीज बराबर आ गई हमारे पास. ऑब्वियस सी बात है, दोनों सर्किट को हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे में से VA माइनस VB कितना है और इसमें VA माइनस VB कितना है. अगर ये चीज बराबर है, यहाँ पे अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, इनका फेजर डायग्राम भी क्या होगा, देयर फेजर डायग्राम will also be सेम होगा. इस पूरे का फेजर डायग्राम और इसका फेजर डायग्राम सेम आएगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं तो सेम होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या चीज सेम है, करंट सेम है सब में से, इन तीनों में से करंट सेम है. और इनके
इनके फेजर बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जिसको हम यूटिलाइज करेंगे। जस्ट सी क्या करेंगे यहाँ पर अब। इनके फेजर बराबर करते हैं हम लोग जरा, ये काम बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो क्योंकि करंट सेम है, करंट तो सेम जा रही है सब में से, तो करंट को ना फेजर हम यहाँ पे बनाएंगे। करंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं करंट को। तो करंट का फेजर कैसा आएगा, हमने कहा कि करंट का हमको फेज तो नहीं पता, तो हमने कह दिया ये वाली लाइन, ये किसका फेज है, फेज ऑफ करंट होगा ये। एंड करंट क्योंकि सेम है सभी में से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है, ये बदलने वाला नहीं है, इसलिए इसको हमने यहाँ बना रखा है। What is this happening? तो ये है करंट का फेज, कितना वैल्यू है इसका, इसका वैल्यू होगा आई नॉट, इट इज आई नॉट। ठीक है, ये करंट का एम्पलीट्यूड वेक्टर आ गया, ये वेक्टर लेंथ आ गई करंट की, और ये उसका फेज आ गया। इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है ये वाला पार्ट जो फेजर है इनके मैच कर रहे हैं ना इसके साथ, तो इसी फैक्ट को हम यहाँ पे मैच करवाते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो फेजर बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये किसका है, थोड़ा सा हटके बनाया हुआ है, बन जा, नहीं बनता। तो लीव इट। तो ध्यान से देखें, ये है हमारा किसका फेजर, ये आ गया हमारा फेजर ऑफ किसके क्रॉस है, वी नॉट आर के। बिकॉज रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में जो करंट जाता है उसका फेज और वोल्टेज का फेज जो रेजिस्टेंस का क्रॉस होता है वो हमने बना लिया, यानी कि ये वाला काम हमने कर लिया। अब बचा वीसी वाला। वीसी क्या होता है, करंट देखो सब में सेम जा रही है, जो ग्रीन वाला पार्ट है सब में सेम है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज पे होते हैं, तो सेम बना दिया, एंड दिस इज वी नॉट आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट आर, कैसे निकालेंगे, इट इज आई नॉट इंटू आर, ऐसे निकाल लेंगे, ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटर, व्हाट हैपेंस इन कैपेसिटर, करंट लीड्स इन द कैपेसिटर। तो करंट अगर लीड करेगी तो ये करंट है, तो वोल्टेज कहाँ बनेगा, डाउन बनेगा, नीचे बनेगा वोल्टेज। तो नीचे बनाएंगे इसको हम, ये आ गया यहाँ पे वोल्टेज का, and it's for OC. This VOC is how much? It is I naught into X. ऐसे हो गया। इंडक्टर में देखते हैं, इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो पोटेंशियल ये रहा, लीड करता हुआ हमने दिखा दिया यहाँ पे। तो दिस इज VOL एंड इक्वल्स टू I naught into XL। तो देखिए यहाँ पे हमारा तीनों का बन गया इसका फेजर, इसका फेजर बना रखा है हमने नीचे, येलो से बना रखा है, तीनों का फेजर बना दिया हमने। ठीक है, ओके। अब ये जो पार्ट है वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फेजर और इन तीनों का फेजर मिला करके सेम होना चाहिए। तो अब जरा देखो यहाँ पे अगला मैं क्या बनाऊंगा डायग्राम। तो देखो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, अगला स्टेप होगा हमारा
इसको बनाना। तो देखो ये कितना होगा लेंथ ओवरऑल। अगर एक्सेल मान लो ज्यादा है एक्सी से, अगर एक्सेल ज्यादा है तो ये पूरा ज्यादा हो जाएगा इस वाले एक्सी से, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे सर। हाँ बोलो सर ये कैपेसिटर वाला और इंडक्टर वाला ऊपर नीचे कैसे बना सर? कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड करता है कि नहीं करता है? यस सर। तो करंट लीड कर तो रहा है, इसमें करंट आ गई तो है वोल्टेज से। देखो क्या दिक्कत हुई, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है तो लीड कर तो रहा है, ऊपर बनाया तो है मैंने। ठीक है तो ये हो गया वीओ, हाँ ये हो गया VOL माइनस VOC, तो क्या हो जाएगा ये XL माइनस XC, ये हो गया। नेट लेंगे ना वेक्टर का, नेट निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ देखो, अगर दिस विल बी हाउ मच इट इज VOR, इसकी वैल्यू क्या होगी I नॉट इंटू सिंपल R, ये हो जाएगा। और करंट तो हमारी थी पहले से, करंट तो यहीं पे है, ये थी करंट I नॉट वाली। ठीक है अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, पोटेंशियल का। येलो वाले का रिजल्ट देखो ना, अब करंट को तो वहीं का वहीं रहने दो, येलो वाले का रिजल्ट कहाँ आएगा, येलो वाले का रिजल्ट आएगा इस पार्ट में, ये येलो वाले का रिजल्ट आने वाला है। होगा ये लेंथ, इट विल बी VOL माइनस VOC का होल स्क्वायर प्लस VOR का होल स्क्वायर। सभी लोग इस बात से सहमत होने चाहिए। दिस इज द फाइनल फेजर ऑफ ऑल द 3 VR, VL एंड VC। ये फाइनल फेजर आया है सबके अक्रॉस, करंट बीइंग द सेम थ्रू ऑल ऑफ देम। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? और ये कौन सा फेज है, ये वही वाला है बैटरी का, जिसको मैं क्या कहता था भाई तुम हो, ये V0 है, ध्यान है ये V0, मैंने क्या कहा था, इनका फेजर भी सेम होगा। तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए लुक ओवर हियर, ये देखो मैंने ये बात कही थी ना कि VR, VC, VL इट इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। ठीक है तो इनके वेक्टर भी क्या होंगे, देयर फेजर डायग्राम विल आल्सो बी सेम। तो इसका पूरे का फेजर डायग्राम किससे शो किया है मैंने, इस पूरे का मैंने शो किया हुआ है, फेजर शोन बाय येलो कलर, शोन बाय येलो कलर बिलो। इसका फेजर कैसे शो किया है, शोन बाय ब्लू कलर ब्लो, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है साफ साफ, ऑब्वियस है। यहाँ देखो मैच कर गए यहाँ पर। तो मैं क्या कह सकता हूँ ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या होगा फिर हमारा, अब आप इस बात को कह सकते हैं सर ये है हमारा फेज डिफरेंस, यही है फेज डिफरेंस। जो फेज कहते थे ना, फेज, व्हाट इज द फेज relation between V0 and I0, this is the phase relation, this is the phase phi which we have to find। अच्छा what else we were saying कि हमको क्या फाइंड करना है, याद तो कर लो हमने को फाइंड करना क्या था। हम कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं और भूल जाते हैं कि फाइंड करने आए क्या थे। हम क्या फाइंड करने आए यहाँ पर, I0 और ये phi, ठीक है। so we are yes we are hunting for I0 and phi। तो इस पूरे रास्ते में भूल मत जाना हमारा मकसद क्या था, मकसद पूरा करने आए यहाँ पे हम। चलो तो मकसद पूरा करते हैं, देखते हैं होता भी है कि नहीं होता है मकसद पूरा।
हो सकता है सर, बिल्कुल। अगर आप इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं ना, ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम ही है। अब इससे क्या फायदा होगा देखो मैं, तो देखिए, सो वी विल राइट V नॉट L माइनस VOC का होल स्क्वायर प्लस R square is equals to V naught. So far it is clear. I have just equated these two because they are same. Okay, now let's square the both side. Square कर लेंगे और इनका वैल्यू भी पुट करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो। What is V naught L? It is the peak value across inductor. So what is the peak value across inductor? I naught into XL minus, what is this? It is I naught into XC. Done. Square plus R square is equals to V नॉट का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पे ये भी आएगा। ओ ये है VOR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I नॉट इसका स्क्वायर। नाउ इफ यू सी, या एक काम करता हूँ, मैंने को स्क्वायर ही करता ही नहीं भी, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी मैं स्क्वायर ही नहीं कर रहा। यहाँ से आई नॉट निकालो बाहर, सब में से आई नॉट आ जाएगा बाहर, तो आई नॉट आ जाएगा इस तरह से, और अंदर बच जाएगा कुछ ऐसा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर V नॉट। ये बच जाएगा। देख लो, सब सहमत हो जाओ उस बात से। यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ से आई नॉट का स्क्वायर कॉमन निकला, उसको मैं ले गया बाहर, तो ये बचा, ये आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा ये चीज, ठीक है। आई नॉट क्या आ जाएगा यहाँ से, फिर आई नॉट आ गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यस, मकसद पूरा हो गया है, देख सकते हैं आप। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन समथिंग। नाउ इफ यू ट्राई टू गिव इट अ ओम्स लॉ अपीयरेंस, इसको ओम्स लॉ के जैसा बनाने की कोशिश करें, तो पहले से बना हुआ है ये I नॉट अपॉन V नॉट बाई R। तो इसको क्या कहूंगा मैं, इसी को कहते हैं Z। यही है वो Z। इज इट क्लियर? तो यही है वो Z यहाँ पर हमारे पास, इसको कहते हैं इम्पीडेंस। तो आपको समझ में आ गया कि Z का वैल्यू क्या है। अब ये Z की वैल्यू इसको बता देते हैं ऊपर, खुशखबरी दे दो इसको कि आप मिल चुके हो। क्या हो, इसको बता देते हैं ना कि क्या आ गया, ये आ गया है ये चीज। चलो जी, क्या आ गया। सो वी कैन से ओवर हियर, हम कह सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। सो लेट मी राइट इन दिस पेन, पीक वैल्यू रिलेशन, पीक वैल्यू रिलेशन। ये बॉक्स हमने यहां बना लिया। तो ये आ गया V नॉट बाई Z। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। एक बात और मैं ऊपर यहाँ मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे RMS वैल्यूज भी आ सकती थी। दिस डायग्राम would be same for RMS values also। उनके लिए भी ये सेम ही होता। क्या फर्क आता, ये होता बस, दैट इज IRMS होता इंटू XL बराबर VRMS आ जाता OL। और क्या होता है यहाँ पे, और करके लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होता, IRMS XC इंटू VOC RMS, ये होता। इतना ही फर्क होता और कुछ नहीं होता, बिकॉज पीक वैल्यू से RMS में आने के लिए हम सिर्फ √2 से डिवाइड करते हैं, तो इनकी लेंथ में थोड़ा सा कमी आ जाएगा, लेंथ थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप √2 से डिवाइड कर देंगे तो, पर डायग्राम विल रिमेन एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास IRMS।
ठीक है, नाउ कमिंग टू फेज रिलेशन। अब फेज रिलेशन देखते हैं, फेज रिलेशन क्या होगी। तो वी विल राइट ओवर हियर फेज रिलेशन। तो tan फाई क्या लिखेंगे हम, tan फाई को हम लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू this length upon this length. तो it is VOL minus VOC upon VOR, ये हो जाएगा। तो what is VOL? It is I naught into XL, it is I naught into XC, और it is I naught upon into R। I naught सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो tan फाई आ जाएगा आपके पास XL minus XC by R। तो ये आ गया tan फाई, सिंपल है, tan फाई आ गया। तो फेज रिलेशन भी आ गई, नो नीड टू वरी नाउ, फेज रिलेशन हमको मिल गया। इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो फाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। XL अगर ग्रेटर है XC से तो फाई विल बी पॉजिटिव, इसका मतलब फाई ऊपर बनेगा। इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, अगर फाई पॉजिटिव आ जाता है तो XL बड़ा है XC से, तभी ऐसा हुआ होगा, फाई आ गया पॉजिटिव, तो हम कहते हैं सर्किट इज मोर इंडक्टिव, इफ XL इज लेस देन XC, यानी XC बड़ा है, तो फाई आएगा नेगेटिव। फाई नेगेटिव आने का मतलब नीचे ड्रॉप हो जाएगा वो। और एंड वन मोर थिंग यू कैन से अबाउट दिस, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अगर फाई पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे पोटेंशियल लीड्स current. Now if phi is negative, that means circuit is more कैपेसिटिव के जैसा इसका बर्ताव है, यानी कैपेसिटर वाली प्रॉपर्टी ज्यादा है इसके अंदर। और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसमें क्या चीज लीड करेगी, करंट लीड्स पोटेंशियल। कैसे होगा ये सब चीजें, करंट कैसे लीड कर जाएगा पोटेंशियल से फाई नेगेटिव में। तो देखिए अगर ये फाई अभी पॉजिटिव है, यहाँ पे फाई कैसा है, पॉजिटिव है, इस तरह से एंगल नापते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन लीड कर रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से, ऊपर है ना तो लीड कर रहा है। और फाई नेगेटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा येलो वाला नीचे, इसका मतलब क्या होगा कि करंट लीड कर रहा होगा पोटेंशियल को, तो उसको कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। Why do we say कैपेसिटिव? हाँ जी बोलो। भाई नीचे आने का मतलब तो ये हो गया ना, हमारा रिजल्टेंट ही नीचे आ रहा है, जो V0 रिजल्टेंट नीचे आ गया, यस। फाई नीचे आने का मतलब रिजल्टेंट नीचे आ गया। रिजल्टेंट नीचे आने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट किसकी सुन रहा है, कैपेसिटर की सुन रहा है, बिकॉज नीचे कैपेसिटर है, तो उसका बर्ताव कैसा होगा, कैपेसिटर जैसा होगा। कैपेसिटर में कैसा बर्ताव होता था, करंट लीड करता था ना कैपेसिटर में, यहाँ पे भी करंट ही लीड करेगा, पर उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन करेगा करंट ही लीड। तो देख लो यहाँ पे करंट लीड्स द पोटेंशियल। नाउ यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि 90 डिग्री से लीड करेगा, भाई 90 डिग्री तो जब होता था जब प्योर होता था, यहाँ पे तो इम्प्योर है, इसलिए करंट लीड करता है लेकिन थोड़ा बहुत करता है। ये हो गया। अच्छा, इफ XL बराबर XC हो जाए तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा 0। इट इज रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर है नहीं, आपस में मर मिटे, वो लोग आपस में मर मिटे, इंडक्टर और कैपेसिटर टकराए आपस में, दोनों बराबर टक्कर के हैं, तो रेजिस्टेंस तो रह जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस की चलेगी। तो ये है, तो ये हो गया। इसमें क्या कहेंगे हम लोग, इस वाले केस में क्या कहेंगे, ना तो करंट लीड करेगा ना कुछ लीड करेगा, सेम फेज फेज में आ जाएंगे,
यानी कि उनका होना ना होना एक ही बराबर है। कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में लड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में लड़ाई करते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल आता है ऊपर आता है और कैपेसिटर का नीचे आता है। रेजिस्टेंस अपना अलग ही रास्ते पर रहता है, करंट के साथ रहता है, तो ये लड़ते रहते हैं, तो इनकी लड़ाई बराबर हो जाती है, तो रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज, सेम फेज में आ जाते हैं, सेम फेज। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कहानी है इनको लेकर के, यानी रिजल्टेंट जो है ऊपर नीचे नाचता रहेगा कहीं ना कहीं, और उस हिसाब से हम बता देंगे कि 5 पॉजिटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है तो क्या होता है। मतलब इस जो खेल है सारा उस डायग्राम का ही है, ठीक है। दोनों चीजें निकाल ली हमने, फेज रिलेशन भी देख लिया और पीक वैल्यू रिलेशन भी देख लिया, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा आगे देखते हैं, और जस्ट अ सेकंड सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और देखते हैं चीजों को। डन। अब देखो, हम कुछ सवाल लेते हैं यहाँ पे और उनको सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं कुछ सवाल लेकर के आता हूँ। कौन किधर गया? डन। तो ये आपके बुकलेट का सवाल है और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देखो। तो पेज नंबर 145 ऑफ योर बुकलेट, इम्पीडेंस फाइंड करने को कह रहा है हमें ये इस सवाल में, और देखते हैं कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। इसको जूम कर देते हैं। तो पहले मैं कौन सा सवाल दूंगा आपको, उस सवाल पे ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू क्वेश्चन नंबर दिस 13 को देखते हैं। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर इज, अब आप बताओ क्या होगा, कैसे निकालोगे इम्पीडेंस, क्या तरीका है आपके पास इम्पीडेंस निकालने का।
कोई फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो ये सारी जो वैल्यूज दिख रही हैं आपको, ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये कौन सी वैल्यूज है? 120 वोल्ट लिखा हुआ है, कौन सी वैल्यू है ये? कैसे पता चलेगा हमको? कौन सी वैल्यूज है? जो भी वैल्यूज लिखी हुई होती हैं, जो भी वैल्यूज ऐसे लिखी हुई होती हैं, वो सबकी सब आरएमएस होती हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी हम किसी चीज को नापते हैं एसी सर्किट में, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्या चीज नाप के देते हैं आपको? करंट का आरएमएस वैल्यू नाप के देते हैं, वोल्टेज का वीआरएमएस नाप के देते हैं। तो अगर कोई भी चीज नपी हुई है, नाप के दिखाया हुआ है, तो वो वीआरएमएस ही होगा। तो यहाँ पे जो 120 लिखा हुआ है और 90 लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से तो लिखा नहीं होगा, अपनी मर्जी से तो लिखा नहीं होगा, इन्होंने नापा होगा इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो हॉट वायर। तो चीजों, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से आप नाप रहे हो तो वो आरएमएस ही होगा। तो ये 3 एम्पियर करंट, ये भी कैसा है? ये भी नपा हुआ करंट है ना, नाप के भेजा है करंट इसने, तो ये भी आरएमएस है। 120 भी क्या है? आरएमएस है। 90 भी क्या है? आरएमएस है। ठीक है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ओवर हियर? हु विल टेल मी द व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ओवर हियर? क्या होगा यहाँ पे आरएमएस वैल्यू? अब आपको लगेगा कहने को कि मैं ऐसा एक काम करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओवर हियर, यू विल से दैट इज 120 प्लस 90, ऐसा कहोगे, पर ये गलत हो जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? बिकॉज ये सीरीज में है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। और सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? करंट सेम रहती है। अब आप फेजर डायग्राम बनाओ इसका। जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये कहाँ बनाओगे 120? आप आरएमएस वैल्यू है ना, ये कहाँ बनेगी? ऊपर बनेगी कि नहीं? ये बनेगी ऊपर, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे सर। ये हो गया। ये कहाँ बनेगा 90? ये नहीं, यहाँ बनेगा। बोलो, बात हजम हो रही है कि नहीं? ऐसा हो, ऐसे करना है आपको, ध्यान रख लेना। ये नॉर्मल डीसी मत समझ लेना इसको कि 120 प्लस 90 सर आ गया इसके अक्रॉस, सीधा 210 कह दिया, नहीं होगा 210। इनके बीच में एंगल बन रहा है भाई, फेजर है ये, आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है ये। ठीक है, तो आप ऐसे ही बनाओगे। आरएमएस वैल्यू के लिए डायग्राम भी ऐसे ही बनता है जो पीक के लिए बनता है। बना लिया आपने। अब क्या आएगा इनका? अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वही आंसर होगा ना। वो क्या आएगा? इसके क्रॉस आएगा आरएमएस, जो इसके क्रॉस आरएमएस होगा। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर? कितना आता है? बताओ कोई यार, मेरे को भी नहीं बताया तो। अंडर रूट के अंदर सर 50 50 आ जाएगा। चलो 50 आएगा आ गया, सर। 50 वोल्ट आ गया। देखो 50 वोल्ट आ रहा है इसके अक्रॉस, 50 पक्का है आएगा ना सर। ये? 50 नो आ रहा है? सर 150 वोल्ट आएगा, 150 150 आएगा सर। 150। अरे ज्यादा, 150। हाँ हाँ वो तो आंसर आएगी, आएगा ज्यादा सर तो- 150 आएगा। हाँ ये आ गया 150। ठीक है, ये आ गया 150। ओके, हम जानते हैं ना आई नॉट किसके बराबर होता है? वी नॉट अपॉन जेड होता है। और ये वी नॉट यही तो है, वी नॉट यही है वो वी नॉट। ठीक है, जेड क्या है? इस पूरे का जो जेड होगा, जेड बॉक्स बना लिया ना हमने ऐसे। तो आई नॉट दे रखा है इसने, या इसको मैं आरएमएस के लिए भी लगा सकता हूँ ना। मैंने कहा था आप लोगों को आरएमएस भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। आरएमएस कितना दे रखा है? 3 दे रखा है मुझे यहाँ पे, जो वैल्यू 3 है। ये वी आरएमएस में निकाल चुका हूँ, कितनी है? 150 आई है, डिवाइड बाई जेड। तो जेड कितना आ जाएगा यहाँ से? 50 सर। 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा सर। 50 ओम आ गया। बस आंसर ऐसे करना है आपको। तो इस चीज में इस बात का ख्याल रखिएगा इस चैप्टर में, ठीक है ना? देखते ही ऐड मत कर देना, ये वाला चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो, एक और सवाल देखते हैं हम नीचे। सर अब इसको आते हम हैं ऐसे भी कर सकते थे क्या कि हम पहले Yes. इंडक्टर का वो निकाल लेते, इंडक्टर की रेजिस्टेंस और उसकी और रेजिस्टेंस की, और फिर वही जो फार्मूला था एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर करके बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। देखो आपको पकड़ना है, मैंने आपको रूल सिखा दिए चेस के। अब आप कैसा खेलना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कर लेता हूँ सर मैं, बिल्कुल सही बात भी है। 120 बराबर आई नॉट इंटू एक्सएल कर सकता हूँ ना ऐसे भी, या यहाँ से भी आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी तरीका सोच लो,
यहाँ लिख लेंगे 90 इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, ये करेंगे। आई दे रखा है हम लोगों को, एक्सेल कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा एक्सेल, आई नॉट दे रखा है तो 40 ये आ जाएगा। 40 सर। यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 सर। 30। अब जेड क्या होता है, लगा दो एक्सेल का स्क्वायर आर का स्क्वायर, तो एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो आ जाएगा 50। ये भी कर लो। अब जब आपको चीजें समझ में आ ही गई हैं तो फिर तो कुछ भी कर लो, है ना। ये है। चलो एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे आते हैं जरा, 17 पे आते हैं। 17 कीजिए जरा, खुद से करो, ठीक है ना, इसको खुद से करो, कोई देखेगा नहीं पीछे आंसर। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते वो ये वाला? करो करो, अभी करो, अभी पूछो मत, अभी करो, कोई भी तरीका से करो, फिर मैं बताऊंगा ही। आई 12 में 3 आएगी क्या, सर। 12 चलो देखता हूँ, आवाज कम आ रही है वैसे, देखता हूँ मैं। पहला ऑप्शन 3 एम्पेयर आ रही है सर। 3 एम्पियर, अच्छा चलो देखते हैं कैसे आएगी 3 एम्पियर। सर 3 एम्पियर आएगी, क्योंकि सब कह रहे हैं तो सही बात है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस 30 वोल्ट आ गया, फिर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। बाकी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा वोल्टेज, रजिस्टर के अक्रॉस, सिंपल है, हम जानते हैं इस फैक्ट को ना। कौन सा फैक्ट, कि भाई जो V नॉट का स्क्वायर होता है, किसके बराबर लिखा था हम लोगों ने, वो बना लेंगे डायग्राम, वही वाला, वही डायग्राम बना लिया करो हमेशा, आप ऐसे ही बता रहा हूँ, वो बहुत काम का ही है, इसको बना के काम करो आप। ये कितना दे रखा है आपको, ये है इंडक्टर ना, ये 60 दे रखा है, ये है 100, ये हमको निकालना है, और टोटल भी हमको दे रखा है इसने 50। ठीक है, करते हैं इसको जरा सॉल्व। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, सपोज ये है VR, सो इस ये हो जाएगा यहाँ पे VR एंड दिस इज 40, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा यही होगा V0, ये यानी कि ये V0 जो आएगा यही होगा 50। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट VR का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट के अंदर बराबर 50। तो VR कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 आ जाएगा, 30। तो VR के क्रॉस आएगा 30। ओके, अब कह रहा है करंट कितनी मेजर करेगा एमीटर, तो सिंपल है, तो किसी को भी पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, IRMS इंटू R, R कितना दे रखा है 10, तो ये कट जाएगा, तो IRMS कितना आ गया 3 एम्पेयर आ गया, ये आंसर है, सिंपल। नपी हुई चीज सब RMS होती हैं, ध्यान रखिएगा। सर ये V0L और माइनस V0C का स्क्वायर प्लस V0R का स्क्वायर का रूट इक्वल टू V0, इस फिर फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं। कौन से वाले, इतना जल्दी जल्दी बोल गए आप, कौन सा फार्मूला? सर
तो इस सर फेजर डायग्राम के नीचे लिखा था ना आपने ये वाला आई नॉट इज इक्वल टू नॉट अपॉन रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला। हाँ उससे भी तो कर सकते हैं इसको। एक्सेल कहाँ है यहाँ पे? नहीं सर वो तो आई को वापस अंदर लेके जाएंगे तो सर वो वी नॉट एल अरे वही तो वी है नॉट सभी। सी ना। अरे ये सब वही है, ये सब वही तो है, अलग थोड़ी ना यार, ये वही तो है, ये वी नॉट एल ही तो है, ये वी नॉट सी आर एम एस, ये वी नॉट एल आर एम एस वही तो है, सब एक साथ लिख दिया था उस फॉर्मूले में मैंने, आई नॉट निकालना था मेरे को इसीलिए। तो एक काम हमेशा डायग्राम अगर आप याद रखेंगे ना तो फटाफट से सारा काम कर देंगे। इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा हमेशा से, ठीक है? अच्छा चलो अब इसको करो 16 करते हैं, 16 वाला 16 कीजिए। ये अच्छा सवाल है, यहाँ फंसोगे तो कोई वो जो फंस भी सकते हो। सर फोर्थ ऑप्शन है। सर फोर्थ ऑप्शन आएगा। अच्छा देखते हैं, सर फोर्थ आएगा। फोर्थ आएगा सर। चलो लग सर जाएगा। आई निकाल लो उसके बाद अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा लेट्स सी क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे है एक्सेल एक्सी दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ये 240 दिया हुआ है, ठीक है? आई निकालने का पूरा हमको मौका दे रहा है, ये आई निकाल लो, पूरा मौका दे दिया आई निकालने के लिए। चलो आई तो निकाल ही लें क्योंकि निकालना तो है ही वो। तो जेड भी निकालना पड़ेगा, जेड निकाल लेते हैं। जेड क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है? एक्सएल माइनस एक्सी तो 0 हो जाएगा रे, है ना? ये तो 30 का स्क्वायर करेंगे और रूट लेंगे तो 30 आ जाएगा घूम फिर के। ये आपस में लड़के मर गए, एक्सेल और इंडक्टर है ना, ये लड़ गए ना, खत्म हो गए, तो 30 आ गया जेड। तो आई नॉट क्या होता है भाई? वी नॉट बाई जेड होता है। और साफ सी बात है, ये आरएमएस की बात कर रहा है, यहाँ पे आरएमएस की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा 240 अपॉन जेड है 30, तो ये आ गया 8 एम्पियर। सिंपल, आरएमएस तो आ गया ये। अब क्या कहता है ये? वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी क्या आएगी? 0 आएगी ना। क्यों 0 आएगी? बिकॉज ये आई नॉट इंटू एक्सएल होता था, ये आई नॉट इंटू एक्सी होता था, ये दोनों का क्या आ गया? 0 आ गया रिजल्टेंट। तो जब ये दोनों आपस में भिड़ करके मर गए, रिजल्ट क्या आएगा? वोल्ट मीटर क्या ही नापेगा इनके अक्रॉस, जब ये आपस में बच ही नहीं रहे। तो समझ रहे हो? आंसर आ गया इसीलिए 0। तो फोर्थ ऑप्शन, दिस वाज थर्ड। चलिए तो आप मजबूत हो गए हैं इस चीज में। एक और सवाल लेते हैं, मैं उठा के लाता हूँ यहाँ से एक और, जस्ट अ सेकेंड। इसको मैं पेस्ट करता हूँ वहाँ पे। बाकी वो करेंगे, अभी थ्योरी बतानी बाकी है इसलिए छोड़ दिया अभी ऊपर वाला। यहाँ देखो, इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर वी शोन इन द फिगर, अरे ये भी नहीं होगा अभी, रुको। तो हम एक काम करते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं। और तो ये सब तो समझ में आ गया कैसे क्या करना है ना? चलो एक सवाल और, थोड़ा सा आगे करते हम लोग, फिर आएंगे इस पे, यहाँ पे लड़ाई करने। ओके, आई नॉट सीख लिया, वीआरएमएस वाला डायग्राम भी सेम ही होता है। ओके ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो जेड पे बात करते हैं, इम्पीडेंस पे थोड़ी सी तो बात कर लें, कुछ तो इसको भाव दें।
इम्पीडेंस पे बात करते हैं कि इम्पीडेंस जो हम लिख पढ़ करके आए हैं क्या है ये इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को लिखते हैं इन सीरीज। तो इट्स वैल्यू इज सिंपल XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका वैल्यू, इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसे ग्राफ पे अगर कोई चर्चा करे तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका? इसको तो लिखते हैं हम ओमेगा एल। एक्सएल को क्या लिखते हैं? ओमेगा लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? 1/ओमेगा c लिखते हैं। इसका होल स्क्वायर आता है प्लस R स्क्वायर आता है। ग्राफ बनाता हूं मैं, ठीक है ना? यहाँ पे तो ग्राफ देखते हैं। जेड वर्सेस किसका बनाऊंगा? ओमेगा का बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले XC का भी बनाया था, XL का भी बनाया था, R का भी बनाया था। तो फर्ज बनता है मेरा कि जेड का भी बनाऊं, कि जेड ओमेगा के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कम से कम कब होती है? मिनिमम कब कितना हो सकता है जेड? जेड का वैल्यू कम से कम कब आता है? आर के बराबर XL equals to XC। जब XL बराबर XC हो जाएगा तो जेड सबसे कम आएगा। देखो R तो बदलेगा नहीं अपने आप को, R तो फिक्स है। अब R के साथ तुम जितना कम जोड़ोगे उतना ही जेड कम आएगा। तो उसको मैं कितना कम से कम जोड़ सकता हूँ? ये वैल्यू कम से कम कितना हो सकती है? ये 0 ही हो सकती है। ठीक है, तो ये 0 हो सकती है कम से कम। तो आपके पास आ जाएगा R। उसके अलावा क्या होने वाला है? तो मान लीजिए ये रहा जेड। देखिए ये जेड है यहाँ पर, ये आ गया मिनिमम। तो मैं जेड की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? ये है R। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ at this point will be R. This is the minimum value of Z. इसके अलावा if you increase omega तो ऐसे जाएगा, if you decrease omega तो ऐसे जाएगा। मतलब घूम फिर के बढ़ेगा ग्राफ। चाहे Z आप कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा लोगे तो भी बढ़ेगा, इससे कम लोगे तो भी बढ़ेगा। तो ये Z है यहाँ पे मिनिमम। तो Z मिनिमम किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है। फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ ओमेगा Z इज ऑलवेज मोर देन R। अच्छा, इस वाले हाफ में कौन जीत रहा है? इस वाले हाफ में कौन जीत रहा है? मतलब ये वाला सर्किट कैसा है? इस वाले पॉइंट पे सर्किट कैसा है? प्योरली रेजिस्टिव है। यहाँ पे कैसा है? कैपेसिटिव, इंडक्टिव या कैसा है? बताइए यहाँ पे कैसा? क्यों क्यों क्यों? इस तरफ मैं जाऊंगा, इसके इधर जाऊंगा तो क्या होगा? WL की ओमेगा L की वैल्यू बढ़ेगी। ओमेगा एल की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ओमेगा एल की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडक्टिव हो जाएगा। तो दिस इज इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव हो जाएगा मतलब इंडक्टर की तरफ ज्यादा मुड़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटिव। और ये पॉइंट जो है ये है रेजिस्टिव। क्यों हो रहा है इंडक्टिव? बिकॉज ओमेगा बढ़ने से एक्सएल बढ़ता है। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। तो जब एक्स बढ़ेगा तो वी नॉट इंटू एल बढ़ेगा, यानी उसका वेक्टर बढ़ेगा, तो इंडक्टिव की तरफ अप्रोच करेगा। और जानते भी है ना 10 फाई पॉजिटिव आएगा इस वाले हाफ में। ठीक है, यहाँ पे 10 फाई क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे 10 फाई क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इंडक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं? एक्सएल बराबर XR। यहाँ पे क्या कहेंगे? XL ग्रेटर देन XR। यहाँ पे क्या होगा? XL लेस देन C कहना था, C कहना है मेरे को। XC। दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर। मैंने बता दी। When XL is equals to XR, XL is equals to XC। अरे बन जा। When XL is equals to XC in a circuit, this state is called resonance।
इस स्टेट को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो इस स्टेट को कहते हैं रेजोनेंस। एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्सी लिखते हैं हम, यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी, ये आ जाएगा। तो दिस इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। That is at this frequency, at this angular frequency, XL बराबर XR XC हो जाता है। At this frequency XL is equals to XC. Therefore it is also written as, it is therefore written as, it is written as omega r is equals to 1 upon root of LC, ऐसा लिख लेते हैं। तो R मतलब रेजोनेटिंग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये तो ओमेगा R है, तो इस ओमेगा को क्या लिखता हूं मैं? 2 पाई f लिख सकता हूं, 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं केवल फ्रीक्वेंसी। दिस इज केवल फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आर का मतलब रेजोनेंस के टाइम पे, यानी अगर आपने अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये सेट कर दी, एट दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ alternating voltage source, alternating current source, at this frequency of alternating current source, XL equals to XC and Z minimum is equals to R, ये होता है। ठीक है, अगर Z मिनिमम होगा तो I क्या होगा? When Z is minimum, then current will be maximum, यानी कि करंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये V नॉट अपॉन Z मिनिमम। ये हो जाएगा करंट मैक्सिमम। तो करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? जब जेड का उल्टा बनता है तो करंट का कैसा बनेगा? ओमेगा के हिसाब से। तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये है यहाँ पे करंट, ये है यहाँ पे ओमेगा। हमने जेड वर्सेस ओमेगा बनाया था, तो करंट का क्या होगा? जब जेड मिनिमम था तो करंट मैक्सिमम होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ इस तरह से। ऐसा, दिस इज आई नॉट मैक्स, ये आई मैक्स हो गया। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे हम? ये फ्रीक्वेंसी विल बी, इट इज ओमेगा आर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस कंडीशन समझ में आ गई क्या होती है? अगर आप सोर्स का ओमेगा ऐसा सेट कर देते हैं कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, तो करंट मैक्सिमम हो जाता है सर्किट में, क्योंकि जेड मिनिमम हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो अब सवाल पे आते हैं। जरा हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो इस सवाल पे आइए।
अरे कहाँ जा रहा है? हाँ 14th सवाल करो, 14th वाला। करो। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में फर्क होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा तभी ओमेगा निकालना है, अगर केवल फ्रीक्वेंसी है तो एफ निकलवाने को कह रहा है वो। करो इसको। The second option. Second. For the series LCR circuit shown in the figure, what is the resonance frequency and amplitude at the resonant frequency? तो कैसे आएगा ये? ओमेगा किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है हमसे। पहली बात तो एफ पूछ रहा है। एफ पूछने का मतलब 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी पूछ रहा है। एल क्या है यहाँ पे? 8 × 10⁻³ ये हो गया एल। सी कितना है यहाँ पे? इट इज 20 × 10⁻⁶। सॉल्व वॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा? तो 1/2 पाई अंडर रूट ये हो गया 16 × 10⁻⁸। ये हो जाएगा 2 पाई 4 × 10⁻⁴ जो कि जाएगा ऊपर। इसको जरा वॉल्व करो। 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय दिस होल, मैं डिवाइड करता हूं उसे, कितना आएगा? 1000। इसको सॉल्व कर सकते हैं? एक सेकंड कर सकता हूँ सॉल्व इसको मैं। नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 2 × 3.14 × 4। ओमेगा पूछ रहे हैं हमसे। अक्सर यूनिट देखो आप, इफ यू सी द यूनिट्स, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? इट हैज टू बी, ये कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी कह रहा है? ये एंगुलर कह रहा है, लेकिन ये पागल है, इसको कहना चाहिए। वो तुमको ऑप्शन को देख के पता चला कि रेडियन पर सेकेंड है तो एंगुलर ही होगा। वैसे देख के कहाँ पता चल रहा है? ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। किसको? इसको हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो, लिखो सिर्फ ओमेगा। तो कितना आ जाएगा ये? सिंपल है अब तो ये 2500 आ गया। देखो यूनिट देख के पता चला है मेरे को। ठीक है, वैसे गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए इसको। फ्रीक्वेंसी कह रहा है तो एफ होता है, वो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, पर हमने ऑप्शन को देख के हमको अंदाजा लग गया। ठीक है, ओके। करंट भी निकाल लेंगे। करंट क्या होगा? करंट क्या होता है? 220 अपॉन क्या लिखूंगा मैं? रेजोनेंस के टाइम पे कौन सा कितना होता है? जेड आर के बराबर होता है सिर्फ, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो आपस में खप जाते हैं एक दूसरे के साथ ही। रेजोनेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे जो ओमेगा है ना, कितना दे रखा है इसने दे रखा है 2000, इतना दे रखा है इसने यहाँ पे पहले से। ऐसा होने से क्या हो जाएगा? ओमेगा एक्सी और एक्सएल आपस में खत्म हो जाएंगे, बचेगा ही नहीं कुछ, तो सिर्फ आर बचेगा। तो आर होगा तो यहाँ आ जाएगा 44। इस हिसाब से क्या आ जाएगा? 5। ये आ गया 5 आरएमएस आया ये क्या आया? आरएमएस। बट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? इट इज I0, इट इज द पीक वैल्यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को?
ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये गड़बड़ है, हाँ तो क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है ठीक है। आई नॉट क्या होता है, √2 इंटू IRMS होता है, तो कितना जाएगा, 5 इंटू √2 हो जाएगा। ये आंसर है क्या? यस स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है? सर ये 5√2 वाला समझाना एक बार फिर से। आंसर फर्स्ट दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है पीछे, पहले चेक कर लो फिर हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो जो मेरे से पूछ रहा है सर 5√2 कैसे आया, तो आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ 220 क्या है, ये 220 क्या है, RMS या पीक, क्या ये RMS। जो भी चीज नपी हुई होती है, जो भी चीज नपी हुई होती है वो सब RMS होती है, ध्यान रख लो। तो आपका जो करंट आएगा वो भी तो RMS ही आएगा ना, 220 डिवाइड बाई Z कर रहे हो आप, तो RMS ही तो लिखोगे इसको। पर सवाल क्या कहता है, एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, इट इज द पीक वैल्यू, पीक समझते हो ना, एम्पलीट्यूड हाईएस्ट पॉसिबल करंट, दैट इज द पीक करंट। तो पीक कैसे निकालेंगे, 5 इंटू √2 नहीं करते, याद है कि नहीं बात को, भूल गए शायद, हैं भूल गए, अरे लड़कों देखो ऐसा नहीं करते क्या, भूल गए क्या इसको, ना सर याद आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, RMS निकाल के बैठे हो तो आई नोट आ जाएगा आपके पास, सिंपल, ठीक है डन। अब नीचे आओ, 15th करो। सर सेकंड ऑप्शन 10 ओम। 10 ओम कैसे निकाला, सर रेजोनेंस वाले पूछ रहे, रेजिस्टेंस ही आएगा बस। हाँ फिर तो रेजिस्टेंस ही आएगा, सही बात है, रेजोनेंस वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये हो गया, सारे हो गए सवाल, अब इस पे आ जाओ, 18th करो। नहीं अभी नहीं होगा 18th, क्वालिटी फैक्टर आपको नहीं पता है अभी, रुक जाओ इसको पढ़ना पड़ेगा फिर करेंगे। तो अभी फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, और ठीक है हमने देख लिया रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट। वाह, पावर का कितना खपत होता है AC सर्किट में, कितनी पावर डिसिपेट होती है। तो आपको क्या लगता है पावर डिसिपेट कौन करता होगा, पावर को बर्बाद कौन करता है, एनर्जी को बर्बाद कौन करता है, कौन बैठा है वहां पे एनर्जी को बर्बाद करने के लिए, डिसिपेट हो रही है, डिसिपेट मतलब भाग के जा रही है, हमारे पास नहीं आएगी कभी, चली गई चली गई, कौन है जो डिसिपेट कर सकता है, बोलो, मौन मत रहो, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर नहीं करता, रेजिस्टेंस करता है, कैपेसिटर और इंडक्टर स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, उड़ाते नहीं है वो रेजिस्टेंस की तरह, बर्बाद नहीं करते हैं एनर्जी को। तो ठीक है देखते हैं, इसका फाइनल आंसर रेजिस्टेंस के हिसाब से आना चाहिए, तो लेट्स सी। तो पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, पहले बताओ आप, वर्क डन बाय बैटरी, डन CV, अरे भूल बैटरी बोल रहा हूँ यार, Q इंटू V, यस Q ट्रांसफर इंटू V होता है, तो पावर क्या हो जाएगा, dW/dt ये हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, dW/dt करोगे तो इट इज dQ/dt इंटू V, तो आ गया VI। तो ये है पावर, कैसी पावर है, इंस्टेंटेनियस है भाई, इंस्टेंटेनियस करंट होगा, बैटरी का वोल्टेज है, तो उस वक्त कितनी पावर डिसिपेट हो रही है वो है ये इंस्टेंटेनियस। ओके, सो यूटिलाइजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला तो बैटरी का है।
अब देखो कि भाई कितना पावर देना पड़ रहा है बैटरी को। भाई बैटरी खर्च कर रही है ना अपनी एनर्जी, तो खर्च किस में कर रही है? रेजिस्टेंस में कर रही है। तो ठीक है, देखते हैं कितना डिसिपेट होगा बैटरी का पावर। देखो इंडक्टर और कैपेसिटर ना वापस दे देते हैं बैटरी को, लो जो तुमने दिया था वापस लो, हमको नहीं चाहिए। पर रजिस्टर जो है खर्च करता है। तो बैटरी इन एसी सर्किट हम क्या कहेंगे? इन एसी हम कहेंगे पावर इज इक्वल टू डिसिपेटेड इज इक्वल टू, अपने आप आ जाएगा, देखना है इसमें। तो अगर पावर डिसिपेट हो रही है तो इस फॉर्मूले से अपने आप आ जाएगी, V into I. And what is this V? These are instantaneous values. Instantaneous values. Instantaneous values अगर हैं तो क्या होगी? V होगा V नॉट साइन ओमेगा टी, ये होगा, और I क्या होगा? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर और जुड़ गया होगा ना इसमें, फाई जो हमने निकाला था ऊपर। भाई ये तो V था बैटरी का, कितना करंट निकल रहा है, ये होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये आगे पावर एक्सपेंड करो जरा से, V नॉट आई नॉट किधर ले आओ, इसको ले आओ यहाँ पे, इसको खोलो जरा, साइन ओमेगा टी। तो व्हाट वी विल गेट, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये हो जाएगा। और खोलिए इसको, एंटर करा दो इसको। बाप रे बाप, कितना खतरनाक फॉर्मूला है सर, ये याद करवाओगे क्या? नहीं, ये याद नहीं करवाऊंगा आपको, बचा लूंगा। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। तो जो कि याद नहीं कर सकते हम लोग, तो हम क्या कहेंगे? एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर, और या फिर पी एवरेज क्या होगा यहाँ पे? हाउ टू राइट एवरेज? वी नॉट आई नॉट, इसका एवरेज लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा बाहर कॉस फाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/2, ये इट इज साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज, यहाँ आ गया साइन फाई। तो बताएंगे जरा इसका एवरेज कितना होता है वन टाइम पीरियड के लिए? जीरो। ये जीरो हो गया, जीरो। ठीक है, ये हो गया जीरो। अच्छा, इसका क्या होता है एवरेज एक टाइम पीरियड के लिए? 1/2। 1/2 हो जाता है। वेरी गुड, 1/2 और cos फाई एज इट इज। एवरेज पावर निकाल रहे हैं हम, इसका ठीक है, पी एवरेज है। तो इसको मैं ले सकता हूँ V नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस ऑफ फाई, ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 को? बिल्कुल सर। अच्छा, इसको क्या ले सकते हैं सर? V आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो देख लो एक बार, अपने आप को समझा लो कि हाँ सर सही आ गया, ये शांति कर लो अपने मन की। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं तो पावर एवरेज इक्वल्स टू, ये आ गया। तो दिस इज द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फॉर्म, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ले नहीं रहे, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कॉस फाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पावर का फैक्टर है, पावर फैक्टर। और फाई को क्या कहते हैं? इसको फेज, इसको ऑल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर एंगल। ऊपर वालों को कहते हैं पावर फैक्टर, और ये है
पावर फैक्टर एंगल, ये एंगल है। अच्छा ये चीज है। फाई, ठीक है, मान लीजिए प्योरली कैपेसिटिव, इफ सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव, फाई कितना होगा? रुको ऐसे समझते हैं इसको। ऐसे समझो आप कि एलसीआर होता है हमारे पास, तीनों होते हैं एलसीआर, ठीक है। मान लो आर को मैंने गायब कर दिया, आर है ही नहीं, आर नहीं है। अगर आर नहीं है तो क्या चीज गायब होगी उस डायग्राम में से? ऑलवेज फोकस ऑन दैट डायग्राम, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आर नहीं है तो क्या गायब होगा? रिजल्टेंट, उसका वो गायब हो जाएगा, जो ग्रीन वाला पार्ट था ना वी नॉट आर, वो गायब हो जाएगा। वी नॉट आर गायब हो जाएगा सर, पर येलो वाला तो रहेगा ना, करंट का आई नॉट, वो रहेगा। तो अगर रेजिस्टेंस जाएगा तो क्या गायब होगा? ग्रीन वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो कौन से वाले ग्रीन बचेंगे? ऊपर वाला बचेगा, नीचे वाला बचेगा, है ना? समझ रहे हो? ऊपर वाला बचेगा या नीचे वाला बचेगा? दोनों बचेंगे। और उनका रिजल्टेंट जो आएगा या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। पर ये जो फेज एंगल है ये कितना होगा? फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना आएगा उस केस में? π/2 या 90 डिग्री, π/2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे बता, बिल्कुल सही बात है। फॉर कैपेसिटिव कॉमा इंडक्टिव, सॉरी फॉर कैपेसिटर, फॉर इफ R इज इक्वल टू 0, R अगर 0 हो जाता है, दैट इज circuit is only made of capacitor and inductor, then phi is equals to 90 degree. कैसे? हाउ? ये काम भी सिंपल है, ये भी आप जानते ही हो अच्छे से। अगर ऐसा है तो क्या होगा? ये तो था आई नॉट, यहाँ क्या होता था? यहाँ पे ग्रीन से बना रहे हैं, ये होगा और ये होगा वी नॉट एल वी नॉट सी। वह कुछ भी हो जाए, रिजल्टेंट ग्रीन वाले का किधर आएगा? या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, पर रहेगा तो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही। दिस विल बी वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी एंड दिस विल बी आई। इसी को तो कहते हैं फाई। 90 हो गया तो पावर कितना आ रहा है बताओ? पावर एवरेज कितना हो रहा है? कितना पावर फूक रहा है ऑन एन एवरेज? 0 पावर फूक रहा है। 0 ओवरऑल पावर कितना फूक? बैटरी ने मेहनत करी क्या? बैटरी की जान निकली क्या? नहीं निकली। बैटरी की कोई जान नहीं निकली ऑन एन एवरेज। बैटरी सही सलामत है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये तो मैं कह रहा था कि कैपेसिटर इंडक्टर नहीं खाते एनर्जी को। अगर खा रहे होते तो यहाँ कुछ आंसर आ जाता, अगर खा रहे होते तो कुछ आ जाता। इसका मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर खाते ही नहीं एनर्जी, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने आप में, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको मॉडिफाई करके यहाँ लिखते हैं, मॉडिफाइड रूप, मॉडिफाइंग इट। तो P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS को क्या लिख सकता हूं मैं फॉर अ सर्किट? VRMS को क्या लिख सकते हैं? VRMS हो जाएगा सर IRMS इंटू ये हो जाता है VRMS cos phi। देखो अब आप ध्यान से समझना, एक लाइन में कर दूंगा इस काम को मैं, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान होगा डायग्राम तो इफ यू रिमेंबर ये रिजल्ट आता था। शिट,
थोड़ा टाइम तो ये रहा। देखिएगा आपको चमत्कार दिखा रहा हूं एक। ये क्या होता है? ये तो आई नॉट है सर, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या था? कोई बताएगा क्या ये? सर बैटरी हाँ। बैटरी का जो वोल्टेज है। हाँ, बैटरी का वोल्टेज, बहुत सही पकड़ा। बैटरी का जो वोल्टेज है वही है ना ये, बिल्कुल जी। यानी कि ये है VRMS ओवरऑल बैटरी का, तो ये V नॉट RMS है बैटरी के, उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वाला ये V नॉट RMS है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट ये फाई है। तो आप खुद सोचिए VRMS cos फाई क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? ये किसके बराबर आएगा? यही तो आएगा, है ना? ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को चला था मॉडिफाई करने, तो मैं उस रास्ते पर आ गया हूं। इसको ऐसा लिखूंगा, cos of phi, and what is this thing? This thing is what? It is V naught into R RMS. हुआ कि नहीं? ये हो गया। अच्छा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख के लग रहा है आपको कि किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है? रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये करंट है जो कि सीरीज में सबके साथ सेम होता है। ये आ गया। इसको और कर ले सकता हूं मैं, 3 फॉर्म बन सकते हैं ना इसके, और याद होगा आपको 3 फॉर्मूले बनते हैं पावर के रेजिस्टर के क्रॉस। तो एक तो होता है VI, अब दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ देखो, V² बटा I² बटा हाँ, I²। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ IRMS इंटू खुद का ER। ये हो गया ना, तो यानी क्या आ गया ये IRMS का स्क्वायर इंटू R। अब बताओ, क्या इसको देख के नहीं लगता कि रजिस्टर के अक्रॉस ही है जो कि सारी पावर फूक रही है ना? ये है पावर कहाँ फूकती है, रजिस्टर के अक्रॉस ही फूकती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल सा प्रूफ, IRMS स्क्वायर इंटू R। ऐसा हम कर सकते हैं। ये चीज भी समझ में आ गई। अच्छा, बताओ हाफ पावर कितने करंट पे फूकेगी? बताइए। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, थोड़ी सी मैं गड़बड़ी कर गया, जल्दी कर गया इसको लिखने में। तो पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम पावर की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट P मैक्सिमम। कितना होगा? P मैक्सिमम विल बी I M का स्क्वायर इंटू R होगा कि नहीं? करंट मैक्सिमम होगी तो पावर भी डिसिपेट मैक्सिमम होगी। ये कब होती है? एट रेजोनेंस। तो ये है पावर मैक्सिमम। अच्छा, अब आपको बताना, ये हो गया पावर मैक्सिमम। बताओ हाफ पावर कितने करंट पे आएगी? हाफ पावर will be dissipated, half power will be dissipated at what
करंट, IRMS, वेट, I by ये root 2. मैक्स, ये है मैक्सिमम करंट। इसका आधा, इसका पावर आधा कितनी करंट पे फूकेगा, कितनी करंट जाएगी? I तो by पावर root का 2. फॉर्मूला होता I है, by root पावर का फॉर्मूला होता है IRMS का स्क्वायर इनटू R होता है। ये जनरल पावर का फॉर्मूला है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो पावर है किसके बराबर है? इट इज P m/2 के। ये तो कह रहा हूं मैं, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, I स्क्वायर RMS इनटू R इज इक्वल टू P मैक्सिमम बाई 2। तो यानी कि I m का स्क्वायर इंटू R डिवाइड बाई 2, ये कह रहा हूँ, R से R कट जाएगा तो I कितना आ जाएगा, I m बाई रूट 2। तो गेटिंग द पॉइंट। तो हाफ पावर कितने करंट पे आएगी? देखो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम RMS करंट? ये मैक्सिमम RMS करंट है एट मैक्सिमम पावर, एट मैक्सिमम पावर। और मैं बोल रहा हूं कि मुझे आधी पावर डिसिपेट करानी है, तो कितना करंट जाएगा? इतना करंट भेजोगे आप तो आपको आधा पावर जाएगा, आधा पावर खराब हो रहा होगा। ये हो गया, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। समझो जरा इसको एक मिनट। ठीक है, व्हाट इज, जब हम कहते हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर नहीं होगा या इंडक्टर होगा ही नहीं वहां पे, क्या मतलब ये होता है? क्या रेजोनेंस का मतलब ये है कि वो है ही नहीं वहां पे? No sir. No sir. वो होते नो हैं, सर, वो होते हैं लेकिन आपस में लड़ पड़ते हैं, आपस में लड़के मर जाते हैं, ऐसा समझ लो आप, ठीक है? तब आती पावर मैक्सिमम। फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे करंट आधी, मुझे पावर आधी डिसिपेट करनी है सब कुछ वही का वही। तो कितना करंट भेजना पड़ेगा? जो मैक्सिमम वाला RMS करंट होता था उसका रूट 2 टाइम्स भेज दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। नाउ इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, half power frequencies in series LCR सर्किट। क्या होता है इसका मीनिंग, ये भी देखते हैं। मैं ध्यान करो, आपको थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बनाया था एक करंट का वर्सेस ओमेगा का। तो डायग्राम कुछ ऐसे था, ऐसे डायग्राम होता था, थोड़ा बड़ा बन गया है, ये था। ये कौन सी करंट है? ये I मैक्सिमम करंट है, पर है RMS ही, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये ओमेगा R है, रेजोनेंस वाली है, ठीक है। अब हाफ पावर कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी ना हाफ पावर, इस करंट पे आएगी, एट इन दिस करंट, एट दिस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कितना, IM by √2। व्हाट यू विल सी, हाफ पावर, इस पे हाफ पावर मिलेगी।
ठीक है, तो हाफ पावर पे फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी आ रही है? एक तो फ्रीक्वेंसी ये है ओमेगा 1 और एक फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ये, यानी हाफ फ्रीक्वेंसी दो हाफ पावर जो है दो फ्रीक्वेंसी पे आपको मिल सकती है। एक तो फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी ये है। हाफ पावर इन दो फ्रीक्वेंसी पे आपको अचीव हो सकती है। अच्छा, दिस ओमेगा, दिस इज ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा 2। तो डेल्टा ओमेगा यानी कि इसको क्या कहते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ सर्किट। जो हाफ पावर पे जो फ्रीक्वेंसी होती हैं उसके बीच का जो गैप होता है वो बैंडविड्थ ऑफ सर्किट होता है। इसको क्या कहते हैं? तो ये हो गया बैंडविड्थ। इसके और इसके अंदर जो भी पावर होंगी हाफ पावर से ज्यादा होंगी। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में अगर आप आओगे तो आपको पावर हमेशा हाफ पावर से ज्यादा ही मिलेगी। क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीजें हम, मैं आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में जब आपको ध्यान होगा। रेडियो, जब आप रेडियो को चालू करते हैं ना तो उसका रेडियो का बटन घुमाते हैं। रेडियो जो पुराने जमाने में रेडियो होता था उसका बटन घुमाते हो आप। यानी कि जब एफएम भी चलाते हो मोबाइल पे तो आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो। आपको देखा होगा 100.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करते हो मोबाइल में दबा के, किस पे चैनल आ रहा है। तो व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दैट बटन कि 100.1 फ्रीक्वेंसी पे मेरे को अच्छा सुनाई दे रहा है, अच्छी आवाजें आ रही है, मुझे न्यूज सुनाई दे रही है उस पर, तो फ्रीक्वेंसी 100.1 हर्ट्ज है, उसको कन्वर्ट कर लोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, अगर आपको अच्छी आवाज आ रही है तो समझ लीजिएगा कि वो ओमेगा आर पे सेट कर दिया है आपने उस फ्रीक्वेंसी के लिए, ओमेगा आर पे सेट कर दिया है। और वो आवाज जैसे आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे की तरफ तो आवाज थोड़ी फीकी फीकी होने लग जाती है, अजीब सी आवाज होने लगती है। जब आप ओमेगा को बढ़ा देते हैं या ओमेगा को घटाते हैं तो भी फीकी फीकी होने लग जाती है। तो इन सब चीजों का यूज वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, कि अच्छा सर्किट कब माना जाता है। ठीक है, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस। आज तो उतना समय नहीं है, तो जो है आज उतना सीख लो, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, अगले टर्न पे हम सब सीख जाएंगे। तो ये है बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, इसको डिनोट करेंगे हम लोग सिंपल डेल्टा ओमेगा से। डेल्टा ओमेगा क्या है? ये इट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये है, दिस इज बैंडविड्थ। तो क्या हम ये निकाल पाएंगे? क्या हम इतने केपेबल हैं कि निकाल पाए डेल्टा ओमेगा होगा कितना? कैसे निकालेंगे इसको? इसको सॉल्व करना पड़ता है, प्रॉपर प्रोसीजर है इसका सॉल्व करने का। क्या प्रोसीजर है वो? अभी हमने देखा था कि जो आई एम होता है, आई होता है हाफ पावर वाला, आई एम बाई √2 पे आता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं V अपॉन सब कुछ RMS है, ठीक है ना? यहाँ पे सब कुछ RMS है। V अपॉन Z लिखूंगा इसको, तो उसको क्या लिखूंगा मैं? V अपॉन R लिखूंगा ना। बोलिए आप भाई, आई एम क्या होगा? मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है? V/R होगा। ये क्या होगा? करंट, ये कोई भी करंट है, तो V अपॉन Z। इसको तो R नहीं लिख सकते हम लोग, ये लिखेंगे। तो Z कितना आ गया यहाँ से? √2R आ गया इसको। Z इज √2R, यानी इस वक्त Z कितना होगा सर्किट का? √2R होगा। हाफ पावर पे Z कितना होता है? √2R। तो दिस इज इम्पीडेंस एट हाफ पावर, इम्पीडेंस एट हाफ पावर, ये इम्पीडेंस है हाफ पावर पे √2R। ध्यान रखो इस चीज को भी, ये भी पूछ लेता कभी कभी, तो याद रहेगा तो बेटर है। अच्छा, अब Z क्या होता है? अब यहाँ पे यहीं पे आते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसे। Z को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम Z को लिख सकते हैं, इट इज इफ यू राइट दिस एज XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R² बराबर √2R। ये करेंगे। अब इसमें पुट करोगे वैल्यूज आप, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर
अब इसको हटा देता हूँ रूट को यहाँ से, प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको फर्दर और सॉल्व करें तो क्या आएगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करें, ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, ये आ गया ना यहाँ तक? ठीक है, ये ओमेगा में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, ये कौन है, ये है एक्सएल, ये कौन है, ये है एक्सी। तो एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, ये हो गया बेसिकली। यहाँ पे आ गई बात। तो आपको ओमेगा टी कब मिलेगा, ये प्लस आर कब आएगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस आर कब आएगा, एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, यानी कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी करोगे और आप लिखते हो प्लस आर, तो आपको कौन से वाला ओमेगा मिलेगा उसको सॉल्व करके, ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो ओमेगा की कुछ वैल्यू आएगी, तो कौन सा वाला ओमेगा होगा, ओमेगा 1 होगा या ओमेगा 2 होगा, ये बताइए। अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस आर आया, प्लस आर ले लिया आपने, अगर आपने प्लस आर ले लिया है तो इट मींस आप इस ओमेगा से तो ज्यादा आ जाओगे ना, इस ओमेगा से ज्यादा आ जाओगे, ओमेगा 2 आएगा, बिकॉज यू आर गोइंग अहेड। ओके, आप कह रहे हैं कि इंडक्टिव वाला इंडक्टिव क्या बन जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी प्लस आर लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब एक्सएल ज्यादा है। एक्सएल ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा ज्यादा होगा। किससे ओमेगा ज्यादा होगा, फिर ओमेगा आर से ज्यादा होगा, तो ओमेगा 2 आएगा यहाँ से। इतना सब कुछ आपको नहीं करना है, बस सुन लो एक बार के लिए। तो ओमेगा आर जब सॉल्व करोगे इस पूरी वैल्यू को, द वैल्यू व्हिच यू विल गेट विल बी, तो सॉल्व करने पे ये आएगा आपका, दिस वैल्यू यू विल गेट। बड़ी भयानक सी है, लेकिन याद नहीं करनी है आपको, रिजल्ट याद रखना है इसका। बस मैं फिर भी पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए आपको कि कैसे चीजें आ रही हैं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस आर, तो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, क्या चीज आएगी अब, एक्सी डोमिनेट करेगी। अब एक्सी डोमिनेट कर रहा है, यानी कि सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 1 आएगा यहाँ से। इसकी वैल्यू कितनी आती है ओमेगा 1 की, इट इज माइनस आर बाई 2l। सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक तब आएगी ये, और ये वाला वैल्यू सेम रहता है, ये हो गया। तो नाउ इफ व्हाट विल बी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करो, क्या आएगा, आर बाई एल आ जाएगा सिर्फ। तो डेल्टा ओमेगा इज आर बाई एल, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कितना आ गया, आर बाई एल। तो दिस इज द बैंडविड्थ, क्लियर। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, इतना रिवाइज कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस मिले आप सॉल्व एग्जांपल करना शुरू कर दो, इलस्ट्रेशन शुरू कर दो, रेजोनेंस वाले शुरू कर देना, क्वालिटी फैक्टर वाले मत करना बस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।